हेलो एवरीवन, मैं हूँ हीना और आप देख रहे हैं लीगल परसेप्शन। आज की वीडियो में हम एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे जो है खुले कारागार यानी ओपन प्रिजन्स। बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, तो आज की वीडियो में इसको पूरा अच्छे से डिस्कस करेंगे। एक केस लॉ भी डिस्कस करेंगे, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। बट आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन ये है कि क्रिमिनोलॉजी और पेनोलॉजी के जो नोट्स हैं वो तैयार हो चुके हैं, जो हिंदी लैंग्वेज में और बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में हैं और पीडीएफ फॉर्म में है, जिनको आप प्रिंट करा सकते हैं। अगर आपको क्रिमिनोलॉजी पेनोलॉजी के नोट्स चाहिए तो आप स्क्रीन पर दिख रहे इस व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करके केवल 100 रुपीज़ में क्रिमिनोलॉजी और पेनोलॉजी के नोट्स ले सकते हैं, जिसमें आपको जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो भी कॉन्सेप्ट हैं क्रिमिनोलॉजी और पेनोलॉजी के, वो सब आपको नोट्स में मिल जाएंगे। खुले कारागार या खुली जेलें, जिन्हें हम इंग्लिश में ओपन प्रिजन के नाम से जानते हैं। तो सिंपली इसको आगे डिस्कस करने से पहले ये समझिए कि ये कॉन्सेप्ट क्या है। तो देखिए, ये वो जेलें होती हैं जिनमें अपराधी को सज़ा देने के बाद दिन के समय काम पर जाने के लिए जेल से बाहर जाने का मौका दिया जाता है। तो ये ऐसी जेलें होती हैं जहाँ पर किसी अपराधी या किसी दोषसिद्ध व्यक्ति को जेल में रखा जाता है। तो उसके बाद उसको कुछ सालों में, जैसे कि उसके आखिरी के 2 साल रह गए, 3 साल रह गए उसकी सज़ा के, तो उसे बाहर जाने का मौका दिया जाता है, जिससे वो दिन भर बाहर काम करे और बाहर काम करने के बाद शाम को जेल में वापस लौट कर आ जाता है। तो इस कॉन्सेप्ट को ही हम कहते हैं खुली जेलें या ओपन प्रिजन्स। ये जो अवधारणा थी, ये सबसे पहले ब्रिटेन में आई थी। धीरे धीरे जैसे जैसे ये सफल होती गई तो विश्व के दूसरे देशों ने भी इसको अपनाना शुरू कर दिया। अब हम आगे भी पढ़ेंगे इसके विकास के बारे में, तो हम देखेंगे कि इंडिया में जो पहली ओपन जेल थी वो कहाँ पर खुली थी। तो अब हम इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि ये जो ओपन प्रिजन का कॉन्सेप्ट है, ये जो खुले कारागार का कॉन्सेप्ट है, ये मतलब किस तरीके का कॉन्सेप्ट है। तो देखो, उपचारात्मक दंड प्रणाली मतलब रिफॉर्मेटिव जो हमारा सिस्टम है, सुधारात्मक सिद्धांत। अगर हमने थ्योरीज ऑफ पनिशमेंट की जब थ्योरीज पढ़ी थी, उसमें हमने एक थ्योरी पढ़ी थी सुधारात्मक सिद्धांत, यानी कि रिफॉर्मेटिव थ्योरी। ये जो थ्योरी है, ये गांधी जी के इस बात पर बेस है कि अपराधी से घृणा मत करो, बल्कि उसके अपराध से घृणा करो। उसने जो अपराध किया है उससे हमें घृणा करनी चाहिए, ना कि अपराधी से। तो यहाँ पर रिफॉर्मेटिव थ्योरी ये बोलती है कि अगर कोई व्यक्ति अपराध करता है तो उसको हमें ऐसे ट्रीट करना चाहिए जैसे कि एक डॉक्टर एक रोगी को करता है। मतलब उसमें हमें सुधार करने का मौका उसको देना चाहिए, जिससे कि वो समाज में वापस जाकर दूसरे नागरिकों की तरह रह सके। जो हमारा सुधारात्मक सिद्धांत है, जो हमारी रिफॉर्मेटिव थ्योरी है, वो बेसिकली किसी भी व्यक्ति के जो कोई अपराध को कर देता है उसके सुधार पर ज़्यादा जोर देती है। इसी सुधारात्मक या उपचारात्मक दंड प्रणाली से निकला है एक ये कॉन्सेप्ट आपका खुले कारागार का। क्योंकि यहाँ पर भी एक तरीके से जो व्यक्ति जेल में बंद है, जो कारावासी है, उसको सुधरने का एक तरीके से मौका दिया जा सकता है, ताकि जो जेल का उबाऊ वातावरण है, जो आलसमय वातावरण है, वहाँ से उसे थोड़े टाइम के लिए मुक्ति मिल सके। खुले कारागार का जो ये कॉन्सेप्ट है, ये आपका पैरोल से ही रिलेटेड एक विस्तृत कॉन्सेप्ट है। क्यों है वाइड कॉन्सेप्ट पैरोल से रिलेटेड? देखो, पैरोल हम डिस्कस कर चुके हैं एक अलग से सेपरेट वीडियो में। हमने पढ़ा था कि पैरोल में भी उसको सुधरने का एक मौका दिया जाता है, कारावासी को कुछ टेम्परेरी टाइम के लिए रिहा कर दिया जाता है कुछ शर्तों पर। तो ये कॉन्सेप्ट आपका ओपन जेल का, पैरोल के ही कॉन्सेप्ट का एक विस्तृत रूप है। अब इसकी शुरुआत कब हुई थी ओपन जेल की? इसकी शुरुआत हुई थी 20वीं शताब्दी के मध्य में, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि ब्रिटेन में इसकी शुरुआत हुई थी। अब यहाँ पर इतना कुछ समझने के बाद हम ये समझ लेते हैं कि इसका सिंपली मीनिंग क्या होता है। तो सिंपली मीनिंग की अगर बात करें हम, तो इसका सिंपली मीनिंग, ओपन जेल्स का सिंपली मीनिंग होता है कारावासियों पर कम से कम इसमें निगरानी रखी जाती है, मतलब कम से कम उन पर नज़र रखी जाती है, और ताकि कि वे अपनी रिहाई के बाद खुद को समाज में पुनर्स्थापित कर सके। तो जेल में क्या होता है, उनको एक जगह पे बंद करके रख दिया जाता है। बट ओपन जेल्स इस तरह की होती है कि वो बाहर गए, कुछ काम करने के लिए गए, काम करने के बाद फिर वो वापस शाम को जेल में वापस लौट कर आ गए। तो एक तरीके से उनको मौका दिया जा रहा है अपने में सुधार करने का, ताकि जब वो रिहा हो जाए और वापस से सोसाइटी में रहने के लिए जाएं तो उनको कैसे हमें रिहेबिलिटेट करना है, कैसे हमें उनको पुनर्स्थापित करना है।
तो कम से कम निगरानी इनमें उन पर रखी जाती है। अब हम अगर ओपन जेल्स की डेफिनेशन की बात करें तो देखो, वैसे तो अलग अलग जितने भी आपके विद्वान हैं उन्होंने अलग अलग तरीके से इसकी डेफिनेशन को दिया है, बट सब में कुछ ना कुछ मतभेद है इसकी डेफिनेशन को लेकर। अब यहाँ पर ये वाली जेनेवा वाली डेफिनेशन को डिस्कस करने से पहले ये समझिए कि कुछ लोग इसको खुले शिविर कहते हैं, जबकि कुछ का कहना है कि ये जो है ये पैरोल कैंप है। कुछ ने इनको पैरोल कैंप कहा है ओपन जेल्स को। बट सबसे अच्छी और सबसे सटीक जो परिभाषा दी है 1955 के जेनेवा में जो अधिवेशन हुआ था, किस चीज़ को लेकर हुआ था? अपराध के निवारण और अपराधियों के उपचार पर। इन दो चीज़ों को लेकर एक अधिवेशन, एक कन्वेंशन आयोजित किया गया था 1955 में, जिसमें ओपन जेल्स की डेफिनेशन देने की कोशिश की गई थी कि इसकी क्या डेफिनेशन है। यहाँ पर जो डेफिनेशन दी गई थी, यहाँ पर तो हमने शॉर्ट में लिखा है बट डेफिनेशन थोड़ी बड़ी है। इसमें कहा गया था कि कारावासियों के लिए खुली जेल का सबसे बड़ा जो लक्षण होता है वो उन पर कम से कम शारीरिक बंधन लगाना है। मतलब उन पर अगर आपको बंधन लगाना है, उनको अगर बंद करके रखना है तो वो मिनिमम से मिनिमम होना चाहिए। जो उनके जेल से भाग जाने के खिलाफ जो तरीके अपनाए जाते हैं ना, उनमें से हमें बहुत ही कम तरीके अपनाने हैं। ये ऐसी निगरानी रहित संस्थाएं होती हैं। निगरानी रहित का मतलब जिसमें उन पर बहुत ही कम निगरानी रखी जाती है, जिसमें दीवार, ताले, लोहे की छड़ें, सुरक्षा गार्ड्स, इन सबका बहुत ही कम से कम यूज़ किया जाता है। कारावासियों को एक फ्री लाइफ, एक स्वतंत्र जीवन बिताने का इसमें अवसर दिया जाता है, और यहाँ पर ताकि वे अपने समुदाय में, अपनी कम्युनिटी में खुद के जो भी उनकी उत्तरदायित्व है उसको समझ सके और स्वयं अपने अनुशासन की तरफ बढ़ सके। तो बेसिकली यहाँ पे जो ओपन जेल्स की डेफिनेशन 1955 के जेनेवा के कन्वेंशन में दी गई थी वो बहुत ही सटीक परिभाषा है। जो डेफिनेशन है वो बहुत बड़ी है, इतना कुछ हमें नहीं पढ़ना है, सिर्फ इतना पढ़ना है कि सबसे मेन बात जो इसमें कही गई थी वो यही है कि भौतिक और शारीरिक बंधन की कमी रहती है कैदियों पर इसमें, और ताकि जो उनके जेल के खिलाफ, जो भाग जाने के खिलाफ जो भी तरीके अपनाए जाते हैं, जैसे कि दीवारें, ऊंची दीवारें, ताले लगाना, सुरक्षा गार्ड्स रखना, तो ये सब वहाँ पर नहीं होता है ओपन जेल्स में। तो ये डेफिनेशन आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अब बात कर लेते हैं हम इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की, कि खुली जेल जो ओपन प्रिजन का जो हमारा सिस्टम है या जो हमारा कॉन्सेप्ट चला रहा है ये कब से शुरू हुआ था। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, पहले ये ब्रिटेन में शुरू हुआ था, लेकिन उसके बाद 19वीं शताब्दी में ये कहाँ, मतलब उससे भी पहले देखो, ब्रिटेन से भी पहले अमेरिका ने इसको अपना लिया था 19वीं शताब्दी में। फिर ऐसे कैदी जिनके कारागार की रिहाई बहुत ही ज़्यादा निकट होती थी, मतलब जो हैं रिहा होने वाले हैं, उनकी सज़ा लगभग पूरी होने वाली थी और वो रिहा होने वाले थे, तो उनको ही आप ओपन जेल्स में, ये ध्यान रखना है, अमेरिका में ऐसे लोगों को भेज दिया जाता था ओपन जेल में। आमतौर पर जो जेलें वगैरह होती हैं, उनके जो जंगली क्षेत्र होते हैं वहाँ पर उनसे श्रमिक के रूप में, मतलब लेबर के रूप में उनसे काम लिया जाता था। लेकिन ये जो खुले ओपन जेल्स थी अमेरिका की, ये आज के टाइम की जेल से बिल्कुल अलग थी, क्योंकि उस टाइम पे वो फ्रीली काम नहीं कर सकते थे जो बंदी वगैरह थे, बल्कि वास्तविक रूप में नौकर या गुलाम की तरह वो वहाँ पर काम करते थे। दास शिविर हुआ करते थे अमेरिका में पहले, फिर धीरे धीरे इसका विकास होने लगा। तो 19वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में फिर स्विट्ज़रलैंड में एक विट्सविल नाम का संस्थान खोला गया। ये भी आपका ब्रिटेन में ही, मतलब इस तरीके का जो स्विट्ज़रलैंड था वो इस तरीके का संस्थान था। अच्छा देखो, 1930 में ब्रिटेन में इसकी शुरुआत हुई, जैसा कि मैंने आपको बताया। लेकिन ये जो इससे पहले की जो ये 90th सेंचुरी और जो 90th सेंचुरी के एंड में जो स्विट्ज़रलैंड और अमेरिका में जो ओपन जेल्स खुली थी, इन्हें वास्तव में आप ओपन जेल नहीं कह सकते, इनको आप दास शिविर कह सकते हो। इसलिए इनकी शुरुआत अमेरिका से नहीं मानी जाती बल्कि ब्रिटेन से मानी जाती है। अमेरिका में और स्विट्ज़रलैंड में जो पहले के आपकी ओपन जेल्स थी, या जहाँ पर श्रमिकों के रूप में रखा जाता था बंदियों को, वहाँ पर उनके साथ गुलामों की तरह काम लिया जाता था। बट जो 1930 की पद्धति थी, जब ब्रिटेन में इसको शुरू किया गया तो इनका स्वरूप बिल्कुल बदला हुआ था, इनका नेचर बिल्कुल बदला हुआ था। तो इस तरीके से यहाँ पर जो ब्रिटेन में इसको शुरू किया गया था, ये आज के टाइम से बिल्कुल मिलते जुलते थे। तो यहाँ पर हमें ये चीज़ ध्यान रखनी है। तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड आपको समझ आ गया होगा। अमेरिका और स्विट्ज़रलैंड में दास शिविर हुआ करते थे, बट 1930 में ब्रिटेन में खुले शिविर को की जो पद्धति थी वो इसको अपनाया गया था। तो आई होप यहाँ तक चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब इसके फ़ायदे क्या क्या हैं, जो ओपन जेल्स हैं इसके क्या क्या फ़ायदे हैं। तो इसका सबसे पहला फ़ायदा है कैदियों की भीड़ में कमी। अब देखो, जेल में बहुत ही ज़्यादा मतलब ठूसम ठूस जो है कैदी को रखा जाता है। अब जिनकी रिहाई निकट है, मतलब जो रिहा होने वाले हैं,
1 साल में, 2 साल में, 6 महीने में। तो उनको ओपन जेल्स में अगर भेज दिया जाएगा तो जेल में जो कैदियों की भीड़ बढ़ी हुई है उसमें मैक्सिमम जब भेज दिया जाएगा उनको तो उससे कमी आ जाएगी, जो भीड़ की समस्या है वो कम हो जाएगी कारागार में। तो सबसे पहला इसका फ़ायदा ये देखा जाता है। दूसरा इसका फ़ायदा ये है कि कैदियों पर जो खर्च होता है सरकार का उसमें कमी आ जाएगी। तो ये दूसरा फ़ायदा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा सरकार को खर्च करना पड़ता है जो कैदियों पर। अब जब कुछ कैदी ओपन जेल्स में भेज दिए जाएंगे तो इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा और कुछ ना कुछ जो खर्च हो रहा है वो उसमें भी कमी आ जाएगी। इसका तीसरा बेनिफिट है कारावासियों में स्वावलंबन और आत्मविश्वास। ओपन जेल्स में हमने पढ़ा कि कैदियों को कुछ टाइम के लिए दिन भर काम करने के लिए छोड़ दिया जाता है और शाम को वो वापस आ जाते हैं जेल में अपना पूरा काम करके। तो इससे क्या होगा, जो बंद कैदी हैं उनमें स्वावलंबन और आत्मविश्वास जो है वो जागृत होगा। तो इससे उनके अंदर इस तरीके की भावनाएं आएंगी, वो खुद अपनी रोजी रोटी कमा सकेंगे, बाहर जाकर भी वो हार्ड वर्कर हो जाएंगे, उनको कठिन परिश्रम करने की आदत हो जाएगी। तो इस तरीके से यहाँ पर इस व्यवस्था के कई सारे लाभ हैं। तो इसके बेनिफिट समझने के बाद आप समझेंगे हम इंडिया में क्या स्थिति है। तो अगर हम इंडिया में ओपन जेल्स की बात करें कि इंडिया में क्या स्थिति है ओपन जेल की, तो इंडिया में तो देखो प्रिजन रिफॉर्म के लिए पहले से ही बहुत ज़्यादा कोशिशें की जा रही हैं। सबसे पहले 1836 में पहली जेल समिति बनाई गई थी, जिसमें ये सुझाव दिया गया कि जो जेल में बंद कैदी हैं उनसे सड़कों पर श्रम कार्य लिए जाने के प्रति हमें बिल्कुल जागरूक होना है और उनसे बिल्कुल भी हमें सड़कों में जो निर्माण कार्य चल रहा है, जो सड़क वगैरह बन रही है या जो और भी काम चल रहे हैं कंस्ट्रक्शन वगैरह के, उसमें हमें कैदियों से काम नहीं लेना चाहिए। ये सुझाव दिया हमारी पहली जेल समिति ने जो 1836 में बनाई गई थी। फिर 1864 में आई दूसरी जेल समिति, इसने भी कुछ सुझाव दिए। इसने क्या किया कि कारागार यानी जेल में जो भी कार्य प्रणाली चल रहा था, जो भी सिस्टम चल रहा था, उसी को इसने रिव्यू किया, इसने उसका पुनर्विलोकन किया कि क्या सब कुछ कैसे चल रहा है। फिर 1877 में एक कारागार अधिवेशन होता है। इसमें कारावासियों से जो भी निर्माण स्थल चल रहे हैं, जो भी नहरें वगैरह बनती हैं, बांध बनते हैं, उसमें इनसे जो काम लिया जाता है उस पर दोबारा प्रश्न उठाने शुरू कर दिए कि उनसे इस तरीके के काम क्यों लिए जा रहे हैं, इस पर रोक लगाई जानी चाहिए। और फाइनली 1956 और 57 के दौरान बनाई गई आपकी अखिल भारतीय जेल समिति। इस अखिल भारतीय जेल समिति ने भी कारावासियों यानी कि जो लोग जेल में बंद हैं उनके प्रति मानवीय व्यवहार करने की ज़रूरत को दोबारा दोहराया और कहा कि हमें उनके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, जो बंदी हैं उनके साथ दुर्व्यवहार ना किया जाए। जो हमारी जेल कमेटीज़ बनाई गई थी अलग अलग, उसमें अखिल भारतीय कमेटी ने बहुत अच्छे अच्छे सुझाव दिए। इसने ये कहा कि जो जेल में बंद लोग हैं उनका जो बाहर का, उन्हें जेल के बाहर का जो खुला वातावरण है और जो भी वो लोग काम करते हैं, जैसे कोई कुछ काम करता है, कोई कुछ काम करता है, तो उन्हें उन्हीं के अकॉर्डिंग अगर हम काम उनसे कराएंगे तो इससे क्या होगा, ये सब चीज़ें उनके सुधार में सहायक होंगी। इससे ये सब चीज़ें उनके सुधार में बाधक नहीं बनेंगी अगर उनसे काम भी लिया जाता है तो। हालांकि जो जेल के अंदर जो भी कंस्ट्रक्शन वर्क होता था या निर्माण कार्य में जो भी बंदी लगाए जाते थे, उनसे जो भी सर्विस ली जाती थी, चाहे वो उनसे लेबर का काम लिया जाए या कुछ और काम लिया जाए, तो इस सब को इस समिति ने सुधरने का एक उपाय बताया। इन्होंने कहा कि जेल के अंदर जो काम होते हैं उसमें अगर आप कारावासियों से कुछ काम लेते भी हो, कुछ लेबर वर्क आप उनसे कराते हो, तो ये उनके सुधरने का एक उपाय है, एक सुझाव है। लेकिन ज़्यादातर कारावासियों से जो है वो कृषि कार्य ही कराए जाते थे, कृषि कार्य में ही उनको लगाया जाता था। फिर बाद के कुछ वर्षों में अखिल भारतीय समिति के बाद भी अलग अलग समितियां बनाई गई जिससे कि हमारा प्रिजन रिफॉर्म हो सके। प्रिजन रिफॉर्म का मतलब हो गया कि हमारे कारावास में जो हमारा कारावासी सिस्टम था उसमें कुछ सुधार हो सके। तो इस तरीके से टाइम टू टाइम कुछ ना कुछ उपाय किए जा चुके थे और इंडिया में इस तरीके से खुले कारागार में किस तरीके से पहले कारागारों में सुधार के लिए समितियाँ वगैरह बनी, फिर धीरे धीरे खुले कारागार का कॉन्सेप्ट इंडिया में भी आ गया। इंडिया में अगर हम बात करें तो सबसे पहले खुले कारागार की जो शुरुआत हुई थी वो उत्तर प्रदेश राज्य से हुई थी। उस समय हमारे तत्कालीन मुख्यमंत्री थे यूपी के डॉक्टर संपूर्णानंद। उन्हीं की पहल पर बनारस की चकिया तहसील में पहले अस्थायी बंदी शिविर को बनाया गया था साल 1952 में।
तो 1952 में यूपी ही पहला मतलब ये राज्य था जब यहाँ पर बनाया गया था। और कहाँ पर बनाया गया था? चकिया तहसील में। अब इंडिया में जो खुले कारागारों की व्यवस्था है वो लगभग 17 राज्यों तक सीमित है और दूसरे राज्यों ने इस व्यवस्था को नहीं अपनाया है। वैसे इंडिया में और जगह पर भी है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ यूपी में ही आपको ओपन जेल्स देखने के मिलेंगी। इसके अलावा राजस्थान में भी देख सकते हो, महाराष्ट्र है, आंध्र प्रदेश है, मध्य प्रदेश है। तो ये कुछ स्टेट है जहाँ पर ओपन जेल्स का कॉन्सेप्ट है। अब हम बात कर लेते हैं इनके लक्षणों की कि किस तरीके के लक्षण, किस तरीके के यहाँ पर हमें दिखाई देते हैं ओपन जेल्स में। तो सबसे पहले इसमें सबसे जो फोकस किया जाता है वो एक संस्थागत जीवन जीने के लिए तैयार किया जाता है किसी भी व्यक्ति को। ठीक, कम से कम उस पर कस्टडी में उसको रखा जाता है, कम से कम व्यक्ति को निगरानी में रखा जाता है ताकि वो एक अच्छा जीवन जी सके बाहर जाकर। तो इसलिए उसको तैयार किया जाता है। दूसरा, उस व्यक्ति के अंदर सामाजिक दायित्व के प्रति वो अपने जागरूक हो जाता है, किस तरीके से सोसाइटी में उसकी क्या लायबिलिटी है इसके बारे में वो अवेयर हो जाता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट लक्षण इसका ये भी है। दूसरा, जब किसी व्यक्ति से ओपन जेल्स के अंदर काम लिया जाता है या उसे बाहर काम करने के लिए भेजा जाता है तो उसके जो उचित प्रशिक्षण है, जो उसकी मतलब अच्छे से जो उसका ट्रेनिंग है वो उसकी सुविधा उसको मिल जाती है। और कृषि कार्य वो करते हैं लोग या दूसरा व्यवसाय जो भी कुछ वो करते हैं ओपन जेल्स के सिस्टम में, तो उसकी सुविधा इनको बहुत अच्छे से उपलब्ध कराई जाती है। अच्छा, अपने परिवार वालों से मुलाकात के उन्हें ज़्यादा अवसर मिलते हैं, वो बाहर जाते हैं काम करके फिर वापस जेल में लौट आते हैं। तो ये सिस्टम इसलिए अच्छा माना जाता है क्योंकि वो अपनी फैमिली मेम्बर्स से मिलजुल सकते हैं, उनसे ज़्यादा कॉन्टैक्ट में रह सकते हैं। नेक्स्ट है, स्वास्थ्य और मनोरंजन पर उनके अच्छा ध्यान दिया जाता है। जो लोग ओपन जेल्स में शिफ्ट कर दिए जाते हैं, है ना, उनको ज़्यादा टाइम मिलता है अपने बारे में सोचने का और मनोरंजन का भी उचित साधन वहाँ पर होता है। फिर खाने पीने की व्यवस्था अच्छी होती है और जो कमज़ोर कारावासी होते हैं उनके लिए विशेष खाने की सुविधाएँ होती हैं। उनको किस तरीके का, ज़्यादा जब उनकी एज हो जाती है तो किस तरीके से उनको विशेष आहार दिया जाता है। नेक्स्ट है, बैंक द्वारा कर्ज की वित्तीय सहायता भी उपलब्ध कराई जाती है। जो ओपन जेल्स में कैदी काम करते हैं, बैंक चाहे तो उनको कर्ज दे सकता है जिससे कि उनको थोड़ा सा फाइनेंशियल हेल्प मिल जाती है जिससे कि वो अपना कुछ काम कर सके। परस्पर घनिष्ठ संबंध स्थापित हो जाते हैं। किस तरीके से होते हैं? जो कारागार में बंद कैदी हैं और जो भी कारागार के संबंधित काम करने वाले हैं, जो भी वहाँ से जुड़े हुए लोग हैं, उनमें आपसी सौहार्दपूर्ण संबंध, अच्छे संबंध स्थापित हो जाते हैं। आपसी टकराव या दुर्व्यवहार का जो है वो चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। पारिश्रमिक युक्त विभिन्न कार्य उनको उपलब्ध होते हैं, मतलब उनको ऐसे कार्य उपलब्ध कराए जाते हैं इन ओपन जेल्स में जहाँ पर वो अपनी मेहनत करके उसके बदले में उनको पैसे मिलते हैं। तो एक तरीके से उनको मेहनत करनी होती है और पारिश्रमिक से युक्त उनको कार्य यहाँ पर करने होते हैं। अनावश्यक लंबी निरोध अवधि का अपवर्जन हो जाता है। बेवजह जो लोग जो जेल में पड़े रहते हैं तो इस सब चीज़ों से उनको छुटकारा मिल जाता है इस कॉन्सेप्ट के अंदर। तो इस तरह से ये कुछ इम्पॉर्टेंट लक्षण हैं आपके ओपन जेल्स के। ओपन जेल्स में क्या क्या लक्षण, क्या क्या इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या इसकी विशेषताएं हैं, ये सारी विशेषताएं हमने एक एक करके डिस्कस की है। और अब लास्ट में डिस्कस करेंगे हम एक बेहद इम्पॉर्टेंट केस लॉ। केस का नाम है राममूर्ति वर्सेस कर्नाटक राज्य, 1997 का केस है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ओपन जेल्स की क्या उपयोगिता है, क्या उनकी इम्पोर्टेंस है, इसके बारे में कहा था कि ये जो कारागार हैं, मतलब ये जो ओपन जेल्स हैं, ये जेल में बंद कैदियों के सुधार और उनके पुनर्वास में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये अपराधी के सामाजिक पुनर्स्थापन को दर्शाते हैं। सामाजिक पुनर्स्थापन का मतलब कि दोबारा से उनको सोसाइटी में कैसे पुनर्स्थापित करना है जिससे कि वो पहले वाली लाइफ जी सके। ठीक, और इनके प्रबंधन की व्यवस्था में कोर्ट ने कहा परिवीक्षा, पैरोल और जो आज के टाइम का इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग है, जो औद्योगिक प्रशिक्षण है, जो नैतिक शिक्षा है, इन सब चीज़ों का भी समावेश रहता है। तो ओपन जेल्स के साथ साथ जो आपका पैरोल है, जो प्रोबेशन है, परिवीक्षा है, जो हम पहले ही दोनों डिस्कस कर चुके हैं अलग अलग वीडियोज़ में, तो ये सब चीज़ें भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं एक अपराधी के या एक ऐसे कैदी व्यक्ति के सुधार में जो पहले से ही जेल में बंद है। इसके अलावा कोर्ट ने एक और इम्पॉर्टेंट बात बोली है इस केस में, वो ये कहा है कि जो भी सरकार इनसे काम लेती है, ओपन जेल्स में जो कैदी बंद होते हैं उनको उस काम के लिए पैसा दिया जाता है जिससे वो अपने कारावास की अवधि के दौरान उस पैसे को इकट्ठा कर सकते हैं
और अपनी लाइफ को, जब वो जेल से बाहर रिहा होकर जाते हैं तो अपनी लाइफ से अपनी लाइफ को, उस पैसे को इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने जीवन को वापस से समाज में ऐसे ही पुनर्स्थापित कर सकते हैं जैसे कि दूसरे बाकी के नागरिक सोसाइटी में रह रहे हैं। तो बेहद इम्पोर्टेंस है ओपन जेल्स की, और इस इम्पोर्टेंस को कोर्ट ने बताया है इस केस में। केस बेहद इम्पोर्टेंट है ओपन जेल के लिहाज से। तो आज के कॉन्सेप्ट में हमने ये सब कुछ समझा कि ओपन जेल्स का मीनिंग क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, इसके क्या लक्षण होते हैं ओपन जेल्स के, क्या इसकी विशेषताएं हैं, तो वो सब हमने आज की वीडियो में डिस्कस किया है। और लास्ट में ये इम्पोर्टेंट केस जो है वो भूलिएगा मत, इसको रिवाइज करना। आप चाहें तो आप अपने नोट्स भी बना सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसको लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अगर चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही आप चाहें तो हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको ढेर सारे नोट्स और PDF मिल जाएंगे। इसके अलावा दूसरे अदर लॉज भी अगर पढ़ने हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए प्लेलिस्ट के लिंक पर जाकर आप पढ़ सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।